रात दिन लड़ाई लड़ रही है। तो कोई भी अतिरिक्त बोझ लेने में 10 बार सोचना पड़ता है कि करें न करें। लेकिन मैंने सोचा कि आखिर ये संस्था बनी किस लिए हुई है, अगर ये नहीं करे तो इसके होने का मतलब नहीं है। तो बोझ तो होता है, तब ज़रूर मेरे मन में सवाल होता है कि इस बोझ का एक एक ग्राम जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसका ध्यान आप लोग भी रखिएगा। कल जो मैंने बात कही थी वो बात इसीलिए फिर से दोहराता हूँ कि हम सभी लोग, मैं खुद को भी शामिल करके कह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं वो सुनने के अभ्यासी नहीं हैं, हम लोग सब सुनाने के अभ्यासी हैं। हम सबको लगता है कि कुछ है हमारे पास जो दूसरे को कह देना है। मुझको हमेशा लगता है कि मेरे पास बहुत कम है जो दूसरे को कह सकता हूँ। खुद को कहने के लिए बहुत कुछ है। वो इसलिए कि जब तक आप ये नहीं समझते हैं कि हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, अलग अलग कामों में लगे हैं, बड़ी उत्कटता से लगे हैं, लेकिन हम सब महसूस कर रहे हैं कि सब करने के बावजूद भी हाथ से कुछ छूट रहा है या ग्रिप नहीं बन रही है चीज़ों पर, पकड़ में नहीं आ रहा है। वो जो एहसास है उसको क्या हम लोग साथ में मिलकर पूरा कर सकते हैं कि जो पकड़ नहीं बन रही है, कुछ हाथ से निकल रहा है ऐसा महसूस होता है, उसको जोड़ने के लिए क्या हम लोग सब आपस में कुछ दिमाग जोड़ सकते हैं? तब आप देखिएगा कि आपके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ नहीं रह जाएगा, करने के लिए बहुत रह जाएगा। इसका फ़र्क जो है, इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। अब नाम लेके नहीं कहता हूँ, लेकिन कल एक साथी ने कहा कि भाई हम लोग वही सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं सुविधाओं की आलोचना कर रहे हैं। अब ये बात सुनने में तो लगती होगी कि कुछ बात है, लेकिन सोच कर देखिए, खोल कर देखिए तो इस तर्क का कोई मतलब ही नहीं है। हम सब लोग जीते हैं, इंसान जीता ही है जिस पर्यावरण में, जिसमें आप रहते हो उसी में जीते हैं। उसमें कुछ अच्छी बातें भी आती हैं, कुछ कमज़ोर बातें भी आती हैं, कुछ बुरी बातें भी आती हैं। अगर इतनी ताकत होती कि हर बुरी बात को छांट दिया जाए और सिर्फ स्वस्थ चीज़ों को ही भीतर लिया जाए, तब तो ये मीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मीटिंग कर रहे हैं, इसी का मतलब है कि हम सब लोग बहुत सारी परिस्थितियों के शिकार हैं। तो अच्छी सुविधाएं जो आई हैं, उन सुविधाओं के तुम गुलाम हो क्या, ये सोचना पड़ता है। अगर गुलाम नहीं हो तो सुविधाओं का इस्तेमाल हो जाता है और तो उससे ज़्यादा कुछ बात होती नहीं है। जब गुलाम हो जाते हो तो मुश्किल हो जाती है। गर्मी लग रही है, इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी हुई है। सभी लोग आते हैं मुझसे कहने के लिए कि भाई इतनी बड़ी संस्था है, आपकी एसी नहीं लगा लेते हैं? कोई कहता है हम लगवा देते हैं। मैं सुनता हूँ, हंसता हूँ, फिर पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को कभी ख्याल आता है कि दुनिया में जो करोड़ों एसियाँ चल रही हैं उसके कारण ये गर्मी बनी हुई है? अगर पर्यावरण की थोड़ी भी समझ हम लोग रखते हैं और हम लोग पर्यावरण पर काम भी करते हैं, तो ये सारे जो सुविधाओं की मशीनरीज खड़ी की गई हैं, उन सारी मशीनरीज का कोई इस्तेमाल ऐसी जगह हो रहा है जिसका मुकाबला पर्यावरण नहीं कर पा रहा है। इसलिए तो पर्यावरण बदलता जा रहा है। तो कोई तो उठकर कहेगा कि मैं इस रेस में शामिल नहीं हूँ। अरे 4 महीने की, 3 महीने की गर्मी होती है, 3 महीने की गर्मी निकल जाएगी। उसके बाद बचा हुआ जो 9 महीना है वो ठीक रहेगा, अगर तुम प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करो। प्रकृति ने मौसम बनाए हैं, इसलिए नहीं बनाए कि तुम मौसम बदल दो, इसलिए बनाए हैं कि तुम उस मौसम में जीना सीखो, उसका मज़ा लेना सीखो। जितनी ज़्यादा धरती तपती है उतनी ज़्यादा अच्छी फसल होती है। अगर तुम तपने का ही मौका नहीं दो, आज तो घर ठंडा करते हो, कार ठंडी करते हो, गाड़ियाँ ठंडी करते हो, कल को पूरा खेत ठंडा करने लगोगे। किसान को भी बड़ी दिक्कत होती है काम करने में। तो ये विवेक हमेशा दिमाग में रहता है, क्योंकि जिस आदमी के साथ हम बड़े हो रहे हैं, जिसके विचारों को लेते हुए हम बड़े हो रहे हैं, उसने बहुत सारी दृष्टि से इन सब चीज़ों पर विचार किया था। तो हमको भी वो विचार, उतने बड़े हम हैं नहीं, उतने साहसी भी नहीं हैं, लेकिन दिशा समझ में आती है। दिशा समझ में आती है तो कोशिश करते हैं कहाँ तक जाया जाए, कहाँ पर रोक लिया जाए अपने को, इसके आगे नहीं जाएंगे।
अब मैं बनाने वालों से कहता हूँ, आपको अंदाज़ नहीं होगा, मैं अपने बोर्ड में भी ये बात कहता हूँ कि आपने दिल्ली में एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, ऐसी पक्की बिल्डिंग बना दी है, और उसके बाद कहते हैं कि इसमें एसी नहीं लगाएंगे। तो बनाई क्यों ऐसे? तब तो एक बिल्डिंग का नक्शा अलग बनना चाहिए था। आप सेवाग्राम अगर जाते हो तो सेवाग्राम में जाकर के आपको ये एहसास नहीं होता है जैसी घुटनें यहाँ होती हैं, क्योंकि आपने चारों बगल से बंद कर दिया है, इतनी बड़ी मोटी दीवारों की बिल्डिंग खड़ी कर दी है, और फिर चाहते हो इसमें कि वो नहीं आदर्श लागू करें जो झोपड़ी में लागू होना चाहिए था। तो गलत है, आपका तरीका ही गलत था। लेकिन अब तो बन गई है, इसी में से कुछ रास्ते ढूंढने हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बड़ी बुरी हालत है, 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग है, चारों बगल से ख़राब हो रही है। इसको बचाने के लिए बहुत संसाधनों की ज़रूरत है। कल किसी ने कहा कि हमसे सीखिए, हम तो 10 लाख रुपया रोज़ का खर्च करते हैं, अपना संगठन चलाते हैं। तो खैर सीखने के लिए तो सबसे सीखना चाहिए, सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो कि एक आप ऐसी संस्था में बैठे हो जिसके संविधान में लिखा हुआ है कि न हम विदेशी पैसा लेंगे न सरकारी पैसा लेंगे। तो बचा क्या? बचे हम आप नागरिक बचे, जिनसे मदद की उम्मीद करते हैं, जिनकी मदद से 70 साल से ये संस्था चल रही है, बैठी हुई नहीं है, चल रही है। वो भी तो एक मॉडल है। फिर लोगों से जब आप मदद लेते हो तब लोगों में भी विवेक करना पड़ता है। कौन लोग हैं जिनसे मदद ले सकते हैं, कौन लोग हैं जो इन आदर्शों में बिल्कुल नहीं बैठते हैं, उनकी बहुत सारी मदद आ सकती है। आप ऐसा मत समझना कि दूसरों को दिखता नहीं। कई लोग आते हैं, कहते हैं बस एक पत्थर लगा दीजिएगा, हम आपको 5 कमरे ठीक करके देते हैं। हमने कहा भैया यहाँ तो गांधी के नाम के अलावा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, गांधी के नाम का भी पत्थर नहीं लगा हुआ है। तो कोई कुछ भी कर देगा, उसके नाम का पत्थर तो हम नहीं लगा सकते। तो कहता होगा मन में कि पत्थर पड़े आपके ऊपर, वो चला जाता है। तो ये विवेक भी करना पड़ता है, कहाँ से साधन ले सकते हैं, कहाँ से नहीं ले सकते हैं। क्यों ये कहना पड़ता है? थोड़ी सी बात करके ख़त्म करता हूँ, लंबा नहीं करना चाहता हूँ। गांधी जी ने साध्य और साधन का विवेक सिखलाया है। जीवन में उन्होंने जिस चीज़ को, मतलब दुनिया में जो अमर देन है उनकी, उसमें एक ये देन है, साध्य और साधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो बार बार कहते हैं कि अगर तुम्हारा कमज़ोर साधन है तो तुम अच्छे साध्य तक पहुंच नहीं सकते हो। इतना ही नहीं, उसके आगे बढ़कर कहते हैं कि तुम्हारा साध्य जो है, जो तुम बनाना चाहते हो, अगर गलत साधनों से बनाओगे तो वो बदल जाएगा। विनायक बनाने चले थे, बंदर बन गया, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो साधनों का इतना बड़ा महत्व है। कहाँ से लाते हो, किससे लेते हो, क्या करते हो, उससे तुम्हारे पूरे उद्देश्य पर उसका असर पड़ता है। वो विंसेंट शीन नाम का एक बड़ा पत्रकार था अमेरिका का, गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी 2 किताबें हैं, जिस कोटि की किताबें गांधी जी पर किसी ने लिखी नहीं है। तो आखिरी दिनों में गांधी जी से मिलने आया, उनकी हत्या से 4-5 दिन पहले। वो आखिरी पत्रकार था जिसको इंटरव्यू दिया गांधी जी ने। वो बहुत परेशान था इस बात को लेकर के, क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था उसमें मित्र राष्ट्रों की तरफ से वो लड़ने गया था, इतना कमिटेड था डेमोक्रेसी के बारे में, फासिज्म के खिलाफ। लेकिन जब नतीजा हुआ, विश्व युद्ध ख़त्म हो गया, तो उसने देखा कि एक फासिस्ट से लड़ रहे थे, यहाँ तो दर्जनों फासिस्ट खड़े हो गए, सारे मित्र राष्ट्र एक नए फासिस्ट बनकर खड़े हो गए। तो परेशान है इस बात से कि क्या हो गया। तो गांधी जी से पूछता है, सिर्फ इतना बताइए मुझको कि एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, उसका ऐसा नतीजा क्यों हुआ। तो गांधी जी कहते हैं साधन का सवाल है। गलत साधनों से लोकतंत्र लाने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अब बात लंबी होने लगती है ना, इतिहास है तो बहुत सारी बातें दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन 42 के आंदोलन के छेड़ने से पहले सारी कांग्रेस एक तरफ थी और एक ये गांधी नाम का आदमी अकेला एक तरफ था। सारी कांग्रेस ने कहा था कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई आंदोलन अभी हमको नहीं करना है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो लोकतंत्र बचाने के लिए दुनिया में लड़ रहा है फासिज्म से। इस समय उसको परेशान नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम लोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। हम सब लोग मदद करते हैं इंग्लैंड की, ताकि दूसरा विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र जीत सकें।
गांधी कहते हैं इसका प्रमाण क्या? तुम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, हमको गुलाम बना करके। तो कैसा लोकतंत्र है जिसके लिए लड़ रहे हो? वो कहते हैं तुम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, इसका पहला प्रमाण यह है कि भारत को आज़ाद कर दो। फिर आज़ाद भारत तुमको दुगनी मदद करेगा इस लड़ाई में, क्योंकि तब हम निर्णय करेंगे हमको क्या क्या मदद करनी है। तुम हमको गुलाम बना करके दुनिया में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हो। उन्होंने कहा ये फैलेसी है, इसको मैं पढ़ना नहीं है इसमें हमको। लेकिन पूरी कांग्रेस गांधी के खिलाफ थी। लेकिन गांधी जी ने जब ऐलान कर दिया कि वो भारत छोड़ो आंदोलन इस तारीख को शुरू करने जा रहे हैं, तब ये जवाहरलाल और सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद का दिमाग ठंडा हुआ। उनको लगा कि अगर ये बूढ़ा लड़ाई छेड़ देगा तो हम तो एक तरफ बैठे रह जाएंगे, देश पूरा इसके साथ चला जाएगा, हम रह जाएंगे अकेले। तब कांग्रेस वापस लौटती है और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन करने जवाहरलाल नेहरू दिल्ली बम्बई के ग्वालियर टैंक पे खड़े होते हैं। साधनों का इतना बड़ा सवाल है। तो हम लोग जो काम करते हैं, बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम कसौटियाँ करते रहते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं। मुझको बहुत परेशानी नहीं होती है। कोई कहता है कि बड़ी बुरी दशा है, हम कहते हैं कि पूरे काम की ही बुरी दशा है, उसी का रिफ्लेक्शन संस्था पर भी दिखता है। आप किस इसमें हो? एक बहुत बात है जिसको मैं समझता भी हूँ लेकिन साफ भी करना चाहता हूँ। राजनीतिक विकल्प बनना चाहिए। क्या मतलब होता है इसका? कोई ना कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव आने से आज तक बात पूरी हुई है क्या? आज़ादी के बाद भी एक पॉलिटिकल विकल्प ही आया था हमारे सामने, जिसकी का नेतृत्व तो गांधी जी के पट्ट शिष्यों के हाथ में दिया गया था। कहाँ गए हम लोग? हम लोगों ने 77 में भी एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा किया था, छोटा मोटा नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग जिनको उस समय का अंदाज़ नहीं है, कैसी खतरनाक परिस्थिति में से गुजरे थे हम लोग। 19 महीने जेल काट कर आए थे, तो जेल में लगता था कि अब तो कुछ भी हाथ में नहीं रहा। इतने लंबे समय तक जनता से कटे हुए जेल में बैठे हैं, और जनता सुनेगी भी क्या हमारी? एक ही आदमी बाहर था जो बार बार कहता था कि नहीं, कुछ भी बदला नहीं है, जनता हमेशा चीज़ों को समझती है। हम जब जेल से बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे 19 महीने तक देश वहीं पर खड़ा था जहां हम छोड़ कर गए थे। हम आए और फिर वो हमारे साथ आगे चलने लगा। उसमें से एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जनता पार्टी के नाम से खड़ा किया हम लोगों ने। बहुत जल्दीबाजी में किया, उसकी कमियां भी हम जानते थे, उसकी सीमाएं भी हम जानते थे, लेकिन खड़े तो एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ही किया था। क्या हुआ? क्यों बिखर गया? बिखर ही नहीं गया। वही लोग आज अलग अलग जगहों पे खड़े होकर हमारे सामने खड़े हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, जिनके साथ जेल काटी थी, आज वो हमको जेल ले जाने की तैयारी में बैठे हैं। इसका मतलब है दोस्तों इतना ही कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो आज अगर बैठ के योजना बना रहे हैं हम लोग, तो हम योजना पूरी बनाएंगे कि पूरी अल्टरनेटिव कैसे खड़ी की जाए, क्या क्या तत्व छूटते हैं जिसके कारण पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो है वो हाथ से निकल जाता है। उस पर भी हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास से सीखना ही तो है ना। इतिहास का मतलब ही है उससे सीखना। बुराई थी, बुराई है और बुराई रहेगी, ऐसा एक साथी ने कल घोषणा की। मैं 100% सहमत हूँ उनके साथ। यूक्लिड ने जो रेखा की परिभाषा बनाई है, वैसी रेखा दुनिया में होती नहीं है। वो परिभाषा में है कि रेखा ऐसी होती है जिसमें मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है। कोई भी रेखा खींचोगे तो उसमें मोटाई चौड़ाई होती है। तो जैसे यूक्लिड की परिभाषा की रेखा नहीं बनाई जा सकती है, वैसे ही आदर्श मनुष्य की कोई रेखा नहीं बनाई जा सकती। कमियां हैं, कमियों को दूर करते जाने की प्रक्रिया ढूंढनी है। इसलिए जब तुम ऐसा कहते हो कि बुराई थी, है, रहेगी और कभी नहीं जाएगी, तो तुम गलत दिशा से उसको देख रहे हो, गलत खिड़की से देख रहे हो। इस खिड़की से देखो कि आदमी की कमज़ोरियाँ धीरे धीरे दूर होती हैं। वो महामानव बन जाएगा, इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मानव बन जाए, इतना काफ़ी है हमारे लिए। हम सबको मानव बनना है।
इसलिए उस तरह की परिभाषा अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने करने का क्या रह गया है, हमारे पुरुषार्थ का क्या रह गया उसमें। अगर रहना ही है और रहा है और आगे भी रहेगा तो बैठ जाओ, छोड़ दो। एक किसी ने कहा है कि आलमे इम्का में कुछ भी फ़र्क आया नहीं। आलमे इम्का यानी भगवान की बनाई हुई दुनिया। तो कहता है कि आलमे इम्का में कुछ भी फ़र्क आया नहीं, ये जनाब आते रहे और वो जनाब जाते रहे। ये बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी बात करके गए, दुनिया में कुछ फ़र्क तो आया नहीं। एक बड़े आदमी ने, जब हमारा आंदोलन 74 का चल रहा था, तो जयप्रकाश जी को समझाया कि सब क्या आप कर रहे हैं, इस उम्र में, बुढ़ापे में भाग दौड़ कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आलमी इम्का में कुछ भी फ़र्क आया नहीं है। ये जनाब आते रहे, वो जनाब जाते रहे। तो हंस के उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, इस शेर में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ कि इस आलमी इम्का में जो इतना फ़र्क आया है वो इसलिए कि ये जनाब आते रहे और वो जनाब जाते रहे। लोगों ने किया है तो दुनिया आज ऐसी दिख रही है तुमको, नहीं तो नरभक्षित हैं हम लोग। लेकिन आज नरभक्षी वाली बात किसी के दिमाग में भी नहीं आती है। कहाँ से सफ़र हुआ था और कहाँ पहुँच गए हम लोग, ये कैसे भूल जाते हैं। तो कोशिश करने से कमज़ोरियाँ, बुराइयाँ दूर होती हैं, कम होती हैं, तुम्हारे हाथ में आ जाती हैं। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसकी कोशिश में तो हम लोग लगे हैं। हम सब लोग अपनी अपनी कमज़ोरियों से ग्रसित हैं, अपनी अपनी मर्यादाओं में बंधे हैं, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा तो और दरवाज़ा खुल जाए। हरिपाल जी तो नहीं है अभी शायद ना, चले गए। कल हरिपाल जी से मेरा तो अभी देखना ही हुआ, परिचय ही नहीं है कुछ भी। लेकिन कल जाते समय उन्होंने एक पर्चा मुझको दिया कि इसको आप पढ़िएगा, तो रात में मैंने उसको पढ़ा तो अच्छा लगा मुझको पढ़ करके कि एक आदमी इन सब चीज़ों में लगा है। लेकिन ये भी लगा कि इतनी छोटी छोटी बातों में इतने समर्पित आदमी की ताकत क्यों लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय फलाना क्या है, फलाना, इसको तय करना चाहिए, ये तय नहीं है, वो तय नहीं है। मैं उनसे पूछना ही चाह रहा था कि उनको कभी इसकी फ़िक्र क्यों नहीं हुई कि भारत की असली ताकत क्या है, ये भी तय नहीं की गई है। पशु तय हो जाए, पक्षी तय हो जाए, ध्वज कैसा है वो तय हो जाए, फलाना तय हो जाए, नदी कौन सी भारत की है वो भी उन्होंने उसमें पूछा है, वगैरह वगैरह। लेकिन भारत की असली ताकत भारत की जनता है, ये क्यों नहीं तय होता है। और अगर भारत की असली ताकत भारत के लोग हैं, लोकतंत्र में जो लोग है वही असली ताकत है, ये बात अगर तय कर दी जाए तो तय कराने वाली ताकत कौन होगी, वो हम आप हैं। उसमें ताकत लगानी है। ये जो दो ताकतें हैं जिनसे मिलकर लोकतंत्र शब्द बना है, एक लोक है और एक तंत्र है। तंत्र मजबूत से मजबूत होता जा रहा है, विकराल से विकराल होता जा रहा है। वो हमारी गर्दन पकड़ने के लिए रोज़ नए नियम बना रहा है। सारे नियम की कोशिश ये है कि इसकी गर्दन मेरे हाथ में कैसी रहे कि जब चाहें तो दबा दें। अब ये जो नया जो अपराध कानून आया है, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने उसको, तो सांस लेने की जगह नहीं छोड़ी है उन्होंने किसी नागरिक के लिए। और हम सुन रहे हैं कि हाँ नया आचार संहिता बन गई है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तो ये दो ताकतों के बीच में अगर मुकाबला है तो लोक की ताकत मजबूत हो, ये कौन करेगा, कहाँ से करेगा। तो बार बार मैं गांधी का संदर्भ लेता हूँ क्योंकि मैंने कल ही आपसे कहा मेरे मन में जितने सवाल उठते हैं उनके जवाब इसी आदमी के आसपास मिलते हैं, इसीलिए इनकी बात करता हूँ। तो 30 जनवरी को गोली खाई है, 29 जनवरी की रात में बैठकर एक ड्राफ्ट बना है। देर रात में वो ड्राफ्ट ख़त्म करते हैं और अपने प्यारे लाल जी को बुला कर देते हैं कि इसको ज़रा देख लेना, उसको सुधारना हो तो सुधार देना, कल अगर बचा रहा तो इस पर काम करूँगा। तो गांधी जी का लिखा हुआ वो आखिरी ड्राफ्ट है जिसके बाद उनको गोली मारी गई। क्या लिखते हैं उस ड्राफ्ट में, बहुत सारी बातें वो छोड़ देता हूँ। एक बात कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र जिस दिशा में जा रहा है उसमें एक दिन आने ही वाला है। ऐसी भविष्यवाणी तो बेजिन दारू वाला भी नहीं कर सकता है।
कहते हैं कि एक दिन आने ही वाला है इसमें जब लोक की लड़ाई तंत्र के साथ होगी। उसको ये फौजी ताकत और मुल्की ताकत लिखते हैं। हिंदी में लिखा है कि फौजी ताकत यानी राज्य की ताकत और मुल्की ताकत यानी जनता की ताकत, इन दोनों का मुकाबला होने वाला ये मैं देख रहा हूँ। और उस मुकाबले के समय में मुल्की ताकत जीते और फौजी ताकत की हार हो, इसकी तैयारी हमको आज से करनी है। यानी आप उस आदमी को सोचिए, अभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई है आपके देश में, दुनिया में उससे कुछ पहले आ गई है, उसकी चमक में सारे लोग प्रभावित हैं। क्या चीज़ आई है अपने हाथ में, और वो कह रहा है कि जिस दिशा में जा रही है उसमें पीपुल्स पावर और पॉलिटिकल पावर के बीच में लड़ाई होने जा रही है। ये होने ही वाला, इनएविटेबल है, बच नहीं सकते इस लड़ाई से। उस लड़ाई के समय में पीपुल्स पावर जीते, इसकी तैयारी हमको आज से करनी है। तो उससे पहले गोली खा गए, वो ख़त्म हुआ वो प्रयोग, वो नहीं कर सके। वो प्रयोग हम लोगों पर उधार है। उधार कोई हमारी चॉइस से नहीं है। अगर डेमोक्रेसी है और बचनी है तो इस खतरे का मुकाबला करना है। और जब इस खतरे की बात आप सोचते हो तो सरकार इररिलेवेंट हो जाती है। कौन सी सरकार है वो बहुत मतलब की बात नहीं है। राहुल गांधी जी को मैंने कहा कि मेरी और आपकी दोस्ती के बीच में 19 महीने की एक जेल है, इसको आप भूलिएगा नहीं। 19 महीने मैंने मुफ्त में नहीं काटे हैं, किसी मूल्य के लिए काटे थे, और वो मूल्य फिर से खड़े होने वाले हैं। फिर से वो लड़ाई होगी, हो सकता है तब आप सामने हो। ये बात हम सब लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए। इसलिए जो बातचीत शुरू की हमने, आप लोगों को बुलाया और साथियों को बुलाया, कोशिश कर रहे हैं कि ये बात चेन की तरह चले, कि ये बातें जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक आगे रास्ता खुलता नहीं है। हम सब अपने अपने काम में लगे हैं, अपने काम की रिपोर्टिंग करते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि अपनी बातें नहीं, जो हम सुन रहे हैं उस पर अपनी बात कहिए। आपको क्या लगता है? अब संदीप या संजीव नाम था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, जिन्होंने अर्थशास्त्र वाली बात कल हमारे सामने रखी है। बहुत ही गहरी बात है और उनसे अच्छी तरह कोई रख नहीं सकता है। गाज़ियाबाद में जब पहली मीटिंग में मैंने सुना, तब से मैं उनका मुरीद हो गया हूँ। उनकी बात समझने की बहुत ज़रूरत है। ये पूरी व्यवस्था जो है दुनिया में, वो ये मानती है कि बहुत सारे अरबों लोग दुनिया में बोझ की तरह हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। इनको कैसे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए। जैसे आप अपने घर का कूड़ा निकालते हो, साफ़ करते हो, वैसे दुनिया में भी कूड़ा जमा है। उनके लिए सारे लोग कूड़ा हैं जिनको ख़त्म करना चाहते हैं। हम सब लोग उसी में शामिल हैं, क्योंकि हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है उनके लिए, बल्कि हम बाधा बन जाते हैं उनके लिए। जो भेड़ की तरह उनके साथ चलने को तैयार हैं, उतनी ही लोग हैं जो उनके मतलब के हैं। उसमें तंत्र कैसे काम करता है, उसमें पूंजी कैसे काम करती है, कैसे लोगों को रिड्यूस करती है, कैसे लोगों को छांटती है, उसके बारे में कल उन्होंने थोड़ी बात रखी है। विषय थोड़ा गहरा है, लेकिन समझे बगैर कोई उपाय नहीं है। हम लोग पकड़ते नहीं हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उनके पहले बजट के बाद चर्चा हुई, तो लोकसभा में उनका स्टेटमेंट है, आप लोग चेक कर सकते हो कहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सच बात बता रहा हूँ कि जिस व्यवस्था को मैं चला रहा हूँ, ये इस देश के सिर्फ 60% लोगों को कैटर कर सकती है। यानी 60% लोगों के कुछ भलाई का काम हम सोच सकते हैं, इतनी क्षमता है हमारे भीतर। 40% को मैं गिनता नहीं हूँ। ये प्रधानमंत्री बोल रहा है, लोकसभा में खड़े होकर बोल रहा है। 40% को मैं गिनता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ तक मेरी पहुँच ही नहीं हो सकती है। कौन है वो 40% जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हो सकती है? इस देश का साधारण जनता जो है वो 40% में है। जिनके पीछे हमारे मनीष जी पड़े रहते हैं, जिन महिलाओं को लेकर के, वो 39% में है। हम सब लोग भी उसी में शामिल हैं। हम सब लोग वो बोझ हैं जिस बोझ से ये व्यवस्था मुक्त होना चाहती है। अब मार तो देती नहीं सकती नहीं है, गैस चैम्बर में नहीं डाल दे सकती जैसे हिटलर डाल रहा था। तो क्या करती है, हमारे चारों बगल से ऑक्सीजन बंद करना शुरू करती है। तुम्हारे नागरिक अधिकारों पर रोक लगाती है, तुम्हारे आगे बढ़ने के तुम्हारे एवेन्यूज़, रास्ते बंद करती है।
तुम्हारे यहाँ बेरोजगारी फैलती है, तुम्हारे बच्चों को काम नहीं मिलता है, आत्महत्याएं होती हैं। ये सब रास्ते हैं जिनसे तुमको मार्जिनलाइज कर रहे हैं। उसमें पूंजी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ये पूरी जो अर्थ की सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसे ही नहीं है, रुपया निकाल के जेब से देने वाली सिस्टम नहीं है। रुपया आया कहाँ से है उसके पीछे की बात है, जिसको समझने की ज़रूरत है। 1 रुपये से 10 रुपये कमाने में एक मज़दूर को क्या करना पड़ता है? अगर उसकी थोड़ी भी सोच आप बनाइएगा मन में, तो आपको समझ में आएगा कि अचानक जो वेतन बढ़ जाते हैं, सरकारी कर्मचारी को डीए बढ़ा दिया, इतना देंगे, इस समय से देंगे, पैसा कहाँ से आया है तुम्हारे पास? तो एक छापा खाना है, एक मशीन लगी हुई है, वो मशीन एक बार नीचे गिरती है तो 1 रुपये का नोट निकलता है, दोबारा गिरती है तो 1000 रुपये का नोट निकलता है। 1000 और 1 रुपये के बीच का फासला उस मशीन के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आदमी के लिए अपनी कमाई को 1 से 1000 बनाने में आदमी की तो पुश्तें निकल जाती हैं। तो क्या सिस्टम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 1 से 1000 का नोट जो छापते हो उस बीच में तुम्हारा परफॉर्मेंस भी इतना होना चाहिए, तभी तुमको अधिकार है तुमको 1 से 1000 का नोट छापने का? ऐसी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए सारी दुनिया में आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा, कोरोना के बाद सारी दुनिया में असंख्य रूप में मुद्राएं छापी गई, क्योंकि जितना कुछ घाटा नुकसान हुआ था अर्थव्यवस्था को, वो पूरा करने का एक ही काम था कि नोट डाल के भर दो बाजार को। अमेरिका ने भी भर दिया, चीन ने भी भर दिया, हमने भी भर दिया, लेकिन वो नोट गया कहाँ? उस नोट का बोझ क्या पड़ा समाज के ऊपर? इसका गणित किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि न तो उत्पादकता बढ़ी, न उत्पादक बढ़े, न उनके हाथ में कोई नया रिसोर्स आया। पैसा बहुत सारा बाजार में आया, वो पैसा किसके पास गया? अब सब विषय लंबे होते जा रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ। व्यवस्था बनी हुई है कि कुछ नालियाँ बनाई गई हैं, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हैं वो नालियाँ ही। कहीं से भी तुम गिराओगे पैसा, वो उन नालियों में घूमता हुआ जिसके पास पैसा है उसके पास पहुँच जाएगा। जरा भी भ्रम में मत रहिएगा कि ग्रामीण विकास के लिए इतने करोड़ रुपए सरकार ने बजट में डाल दिए है तो गाँव को पहुँच रहा है। वो गाँव को ही पहुँचेगा, लेकिन उस रास्ते से कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। कल कहा उन्होंने, आप लोगों ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, कि आप चाहे जो कुछ भी करोगे, पैसा घूमकर उसी के पास जाएगा जिसके पास पैसा है। राहुल गांधी ने क्या कहा? अब वो तो अभी ऐसी जगह पे हैं कि उनकी बात को हम उस तरह से काउंटर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो हम पैसा दे रहे हैं आपकी जेब में दनादन फटाफट फटाफट टनाटन टनाटन ये सब जाएगा। अगला वाक्य क्या कहा उन्होंने? इस पैसे को खर्च करना, रखे मत रहना। खर्च करना, कहाँ खर्च करेगा? एक गरीब आदमी, उसकी जेब में अगर तुमने 10 रुपये ज़्यादा डाल दिए हैं, कहाँ खर्च करेगा वो? जाकर के बाज़ार से कोई सामान खरीद लेगा, गर्मी लगेगी तो कूलर लगा देगा, कार में पेट्रोल डालेगा, यही खर्च करोगे ना, क्योंकि दूसरा तो खर्च करने का कोई तरीका बनाया नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था तो है नहीं, कहाँ खर्च करेगा? तो जहाँ भी खर्च करेगा वो पैसा पेट्रोल से भी अंबानी के पास जाएगा, कार से भी अंबानी के पास जाएगा, उससे भी अंबानी के पास जाएगा, बिस्किट खरीदेगा तो भी टाटा के पास जाएगा। न अंबानी से अपनी कोई लड़ाई है, न टाटा से लड़ाई है, न किसी से लड़ाई है। लड़ाई तो इस व्यवस्था से है जो हर बार कोई नया अंबानी बनाती रहती है, क्योंकि व्यवस्था भी बिना अंबानी के चलती नहीं है। एक सरकार के लिए कितना आसान हो जाता है, चाहे जो भी सरकार हो, कि 4 बड़े लोगों को तुम अगर कंट्रोल में रखते हो तो सारे देश की इकोनॉमी तुम्हारे कंट्रोल में है। इससे आसान फार्मूला कौन बना सकता है? और ये बेवकूफ़ गांधी जो है कह रहा है कि 1 करोड़ लोगों में संपत्ति बांटो, कौन कंट्रोल करेगा इसको? इसीलिए गांधी को ही कंट्रोल करो, मूर्ति बना दो उसकी, बाकी चर्चा मत करो उसके बारे में, क्योंकि वो खतरनाक बात कर रहा है। लेकिन हम तो उसी के लिए गांधी को समझते हैं। हमारे लिए गांधी महात्मा इसलिए नहीं है कि वो राजघाट पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए महात्मा इसलिए कि उनके रास्ते से लगता है अपने को कुछ ताकत मिल सकती है जिससे हम लड़ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अपनी जगह बना सकते हैं। इन सब बातों पर हम लोगों की बातों में रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें तो हम रोज़ करते हैं, जो बातें कल हम लोगों ने की,
आप भी जब यहाँ जाते होंगे तो वो बातें करते होंगे। हमारे विमर्श का केंद्र बिंदु थोड़ा बदलना चाहिए। लिखा है ना, शीर्षक है इस आयोजन का, एक कदम गांधी की ओर। तो कौन सा कदम है जो गांधी की ओर गया है? तो समझने की दिशा में थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़े सवाल खड़े हो जाएं मन में कि हाँ भाई इसको भी टटोल कर देखना चाहिए, बात क्या थी है। तो इस बैठक का उद्देश्य पूरा हुआ। अभी इसमें बहुत जल्दीबाजी न करें, कच्चा फल तोड़ने